हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने रीतिकाल किया था और रीतिकाल की काव्य धारा रीति बुद्ध की थी। आज हम रीतिकाल की दूसरी काव्य धारा रीति सिद्ध करेंगे। रीति सिद्ध काव्य धारा से अभिप्राय ऐसे काव्य से है जिसमें लक्षण ग्रंथ तो नहीं अपनाया गया, परंतु इसमें लक्षण ग्रंथों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात इसमें लक्षण ग्रंथ नहीं अपनाए गए, पर उसके प्रभाव जो हैं इस काव्य रचना में दिखाई दिए गए, जो रीति सिद्ध में रचे गए। उसके बाद रीति सिद्ध काव्य में लक्षण ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर रीतिकाल परंपराओं का पूरा निर्वाह मिलता है। मतलब लक्षण ग्रंथ नहीं है, पर उसका प्रभाव, उसकी परंपराएं रीतिकाल इस रीति सिद्ध में पूरी तरह देखी जा सकती हैं। उसके बाद आ गया बिहारी जी। इसके रीति सिद्ध के कवि बिहारी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 1595, मृत्यु 1664 में हुई। जयपुर के राजा जय सिंह के राजाश्रित कवि थे। ये जयपुर के राजा जय सिंह के राज्यश्रित कवि थे। बिहारी संत साई इनकी रचना थी। जितना प्यार, जितना सम्मान बिहारी संत साई को मिला, उतना किसी का नहीं हुआ। ठीक है, उतना प्यार किसी काव्य को नहीं मिला। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। अर्थात काव्य तो बहुत बड़ी बात है, इनका दोहा भी रत्न माना जाता है। इनको इतना प्रिय माना गया है। इनकी बिहारी संत साई काव्य को इतना सम्मान मिला कि इनके एक एक दोहे को रत्न के रूप में माना गया। इन बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी संत साई है, जिसका रचनाकाल 1662 है। इसमें कुल 713 दोहे हैं। बिहारी जी की काव्य कौन सा है? ये संत बिहारी संत साई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रचनाकाल क्या है, तो 1662 है। अगर पूछा जाए इसमें कुल कितने दोहे हैं, तो 713 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल श्रृंगार रस के ग्रंथों में आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि जितना बिहारी जी के संत साई काव्य में श्रृंगार का प्रयोग हुआ, श्रृंगार का प्रयोग किया गया, उतना किसी भी काव्य में नहीं देखने को मिला। ठीक है, उतना किसी भी माना बिहारी संत साई का हुआ, उतना किसी में नहीं हुआ। इस पर 50 टीकाएं लिखी गई हैं। जो बिहारी संत साई काव्य है, इस पर अलग अलग आचार्यों के द्वारा 50 टीकाएं लिखी गई हैं। इनका पूरा, उसके बाद आ गया वृंद कवि का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म 1643 में हुआ और मृत्यु 1723 में हुई। औरंगजेब की पूर्ति करने पर वृंद अपने दरबारी कवि बने, उनके दरबारी कवि बने। ठीक है, औरंगजेब को खुश करने के लिए, उनको कविताएं लिखने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, और उनके द्वारा कहे जाने पर वह औरंगजेब के दरबारी कवि बने। इनका पूरा नाम वृंदावन था। रचनाएं: भाव 85 का, श्रृंगार शिक्षा, नैन 25, पावन 25, यमक संत साई, ये यमक है, यमक संत साई, 12 हास मास इत्यादि प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? वृंदावन वृंद कवि की। ये भी इंपॉर्टेंट कविताएं हैं। ठीक है, रसनिधि दूसरे कवि कौन थे? रसनिधि रीति सिद्ध के। इनका मूल नाम था पृथ्वी सिंह। इनका मूल नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। इनकी प्रसिद्धि का आधार रतन हजारा ग्रंथ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। रतन हजारा किसके द्वारा लिखा गया है? रसनिधि जी द्वारा। रचनाकाल 1660 से 1717 तक इसका रचनाकाल माना गया है। किसका? रसनिधि जी का। ठीक है, उसके बाद प्रेमी स्वभाव के रसिक कवि थे। कौन? रसनिधि जी प्रेमी स्वभाव के रस कवि थे। उसके बाद नेक्स्ट कवि आ गया सेनापति जी। यह संधि युग के कवि माने गए हैं। ठीक है, भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है इसमें। सेनापति जी के काव्य में भक्ति भी देखने को मिली और श्रृंगारिकता भी देखने को मिली।
ये ब्रिज भाषा के अत्यंत शक्तिमान कवि माने गए हैं। कौन? सेनापति जी। प्रमुख ग्रंथ इनके कौन से हैं? काव्य कल्पद्रुम, कवि कवित रत्नाकर। कौन से? काव्य कल्पद्रुम, कवित रत्नाकर। ठीक है। आगे रीति सिद्ध काव्य की विशेषताएं आ गई। इसमें क्या है? इसमें श्रृंगारिकता रीति सिद्ध काव्य की विशेषता है। ठीक है। रीति मुक्त में क्या था? लक्षण ग्रंथ थे। इसमें इसकी मेन जो इसे रीति बुद्ध से अलग करती है वो क्या है? इसमें श्रृंगारिकता है। रीति सिद्ध काव्य में भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं भी मिलती हैं। इसमें भक्ति भी आ जाती है और नीति भी आ जाती है। इसमें कला पक्ष संबंधी मुख्य विशेषताएं थी जो इसे रीति बुद्ध से अलग करती हैं। उसके बाद हमारे तीसरी और आखिरी काव्य धारा रीति काल की कौन सी है? रीति मुक्त। ठीक है। रीति मुक्त काव्य वह काव्य है जिसमें कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर स्वच्छंद रीति काव्यों की रचनाएं की। अर्थात रीति मुक्त काव्य वो काव्य जिसमें उन्होंने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार काव्य रचनाएं की। रीति मुक्त का अर्थ है ऐसा काव्य जो सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आधार पर लिखा गया। अर्थात रीति मुक्त का अर्थ है ऐसा काव्य जो किसी भी बंधन को ना माने, परंपराओं, पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों, रीति बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद होकर लिखा गया काव्य। रीति मुक्त कवि घनानंद, घनानंद जी। इनका जन्म 1679 में हुआ। ठीक है। और इनकी मृत्यु 1739 में हुई। इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ और मृत्यु वृंदावन में हुई। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। ये निबाग संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। घनानंद जी थे वो निबाग संप्रदाय में वैष्णव क्यों हो गए थे? जब वह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे तब उनको वहाँ की नृत्य की सुजान से प्रेम हो गया था। उसके फटकारने पर, उसके दुलार छोड़े जाने पर वह वैराग्य हो गए और वैराग्य होने के बाद उन्होंने निबाग संप्रदाय में दाखिला ले लिया। वह वहाँ पे चले गए। वह निबाग संप्रदाय में जाकर उन्होंने वैराग्य कविताएं लिखी और बहुत से काव्य की रचना की। उसके बाद आ गया सुजान सागर। ये किसकी है? ये घनानंद की है। इसमें 502 छंदों का सबसे बड़ा संग्रह है। इसमें कितने छंद हैं? इसमें 502 छंद हैं। इसका प्रकाशन किसने किया? विश्व प्रसाद मिश्र ने इसका प्रकाशन किया। सुजान शतक ये भी घनानंद जी की है। इसमें कितने का छंद है? इसमें 119 छंद है। ठीक है। और उनकी घनानंद जी की और रचनाएं कौन सी हैं? अन्य रचनाएं विरहा लीला, कोकसार, रसकेली वली और कृपानंद, ये इनकी रचनाएं हैं घनानंद जी की। हमारे नेक्स्ट कवि हैं आलम जी। आलम जी रीति मुक्त के कवि हैं। इनको पहला कवि भी माना गया है। ठीक है। उसके बाद आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका कविता लिखने का काल कौन सा है? 1683 से 1703 ईस्वी तक माना गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार आलम जी पहले कवि हैं रीति मुक्त के। आलम जी की रचनाएं माधव वानल कामकंता पहली रचनाएं, श्याम स्नेही दूसरी रचनाएं, आलम केली तीसरी रचनाएं। श्याम स्नेही इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कि बार बार पूछी जा चुकी है कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आलम द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट कवि हमारे आगे ठाकुर। ठाकुर ने भी अपना बहुत साहित्य में नाम कमाया है। रीति काल में जिस ठाकुर कवि की चर्चा होती है वे बुंदेली ठाकुर हैं। मतलब बुंदेलखंड के रहने कारण इन्हें बुंदेलनी ठाकुर बोला जाता है। इनका पूरा नाम ठाकुर ठसक था। इनका पूरा नाम था ठाकुर ठसक। इनकी कविताएं हैं ठाकुर ठसक एवं ठाकुर शतक। इनकी 2 रचनाएं हैं। रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं। रीति मुक्त काव्य अनुभूति पूर्ण, आत्म प्रधान एवं व्यक्ति परक काव्य है। ठीक है। इसमें आत्म प्रधान था, अनुभूति थी,
ये व्यक्तिवर्ग काव्य था। ये सभी बंधनों से मुक्त काव्य था। रिक्ति मुक्त काव्य की मूल संवेदना प्रेम रही है। ठीक है, इसमें प्रेम की काव्य, इसमें इस काव्य में प्रेम के ऊपर काव्य लिखे गए। रीति मुक्त कवियों का प्रेम एकांतित, अन्यता, तन्मयता, संपूर्णता, भाव से ओतपोत था। रीति मुक्त कवियों का प्रेम व्यथा प्रधान था। यहाँ संजोग में भी वियोग कसक है। इनके काव्य में प्रेम में भी संजोग के साथ वियोग की कसक देखी गई है। रीति मुक्त कवियों की भाषा ब्रज भाषा और शैली आत्मपरक मुक्त शैली रही है। उसके बाद हमने पहले की रीतिकाल की थोड़ी सी रीतिकाल के बारे में जाना। उसके बाद रीतिकाल की 3 धाराएं थी, रीतिबुद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अब इनके बारे में हमने जान लिया, रीति मुक्त की विशेषताएं भी कर ली। अब हम करेंगे रीतिकाल की विशेषताएं। ठीक है, जिसमें आ गया लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही, श्रृंगारिकता रही, अलंकारिकता रही, गुणवत्ता रही, प्रेम भावना रही, आत्म प्रधानता रही, अनुभूति रही। ऐसे कई विशेषताएं रीतिकाल में देखने को मिली। रीतिकाल का सामाजिक काल तो बहुत गलत था, जिसमें स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, वह पतन का कारण बना। और इसका साहित्य काल तो बहुत ही स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग के जाना जाता है। और दूसरे नंबर पर रीतिकाल के साहित्य को भी स्वर्ण युग माना जाता है। उसके बाद आ गया डॉक्टर श्याम सुंदर दास केशव दास को मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास केशव दास को अब इस काल का प्रवर्तक मानते हैं, रीतिकाल का। डॉक्टर नगेंद्र भी रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को मानते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास ही माने गए हैं। आज का टॉपिक इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज हमारा रीतिकाल खत्म हो गया है, हमने आदिकाल भी कर लिया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।